एसएससी एमटीएस जीके जीएस प्रैक्टिस टेस्ट। तो सभी लोग यह प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। रट्टा मार लो एकदम, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सभी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। एसएससी एमटीएस की हवलदार की परीक्षा में जो बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चंस इस सभी वीडियो में लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आपको बताना है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, केरल और मिजोरम। क्या सही उत्तर होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केरल और मिजोरम इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बनने वाले क्वेश्चंस। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो 94% है। कितनी है? 2011 के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% है, जिसमें पुरुष की कितनी है? तो 96.11% और महिला की कितनी है? तो 92.1%। आपको याद रखना है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% है, जिसमें पुरुष की 96.11% और महिला की 92.1%। इस राज्य में 10 में से 9 महिलाएं साक्षर हैं। तो केरल राज्य में 10 में से 9 महिलाएं साक्षर हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर कितनी थी? तो 91.58% है। तो मिजोरम की साक्षरता दर 91.58% है, जिसमें पुरुष की कितनी है? तो 93.72% और महिला की 89.40%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है 91.58%, जिसमें पुरुष की 93.72% और महिला की 89.40%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष की 82.14% और महिला 65.46% है। तो पुरुष की कितनी है? पूरे देश की साक्षरता दर की बात की जाए तो 74.4% है, 04, और पुरुष की उसमें कितनी है? तो 82.14% और महिला 65.40% है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगला प्रश्न पूछा गया है, शीतकालीन मानसून की दिशा है। तो शीतकालीन मानसून की दिशा है पूछा गया है। ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बात करते हैं, अगला पहला पॉइंट दिया गया है, अक्टूबर नवंबर माह के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें कमज़ोर हो जाती हैं। अक्टूबर नवंबर माह के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें कमज़ोर हो जाती हैं और उत्तर भारत के आसमान से पीछे हटना शुरू कर देती हैं। आपको पॉइंट याद रखना है कि अक्टूबर नवंबर माह के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें कमज़ोर हो जाती हैं और उत्तर भारत के आसमान से पीछे हटना शुरू कर देती हैं। मानसून की इस अवस्था को प्रत्यावर्ती मानसून कहते हैं। तो मानसून की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती मानसून कहते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत में वास्तव में 2 मानसून होते हैं। तो भारत में वास्तव में 2 मानसून होते हैं। कौन कौन से? दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्व मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि मुख्य मानसून है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है मुख्य मानसून है, समुद्र से आता है और जून की शुरुआत में भारत के पश्चिमी तट पर अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है। तो आपको याद रखना है कि भारत में वास्तव में 2 मानसून होते हैं। कौन कौन से? दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि मुख्य मानसून है, समुद्र से आता है और जून की शुरुआत में भारत के पश्चिमी तट पर अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट दिया गया है, शीतकालीन मौसम में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती हैं। तो शीतकालीन मौसम में उत्तर पूर्वी
मानसूनी पवनें चलती हैं, जबकि प्रत्यावर्ती मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान होता है। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा लाती हैं, जबकि प्रत्यावर्ती मानसून को साफ आसमान और तापमान में वृद्धि द्वारा चिन्हित किया जाता है। अतः शीतकालीन मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन डी होगा। आपको ये सब पॉइंट भी कॉपी में नोट करते रहना है। बहुत ही आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले सभी पॉइंट्स हैं जो पिछले बार में पूछा गया है। शीतकालीन मानसून की दिशा क्या है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आप जो नोट करते रहेंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगली परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो सभी लोग कॉपी में नोट करते रहिए। अगला पूछा गया है, सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो सही उत्तर आपको बताना है कहाँ की थी। तो सैयद अहमद खान ने 1875 में, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग बात करते हैं सैयद अहमद खान की। तो उनका जन्म कब हुआ था? तो सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुई थी। अगला पॉइंट दिया गया है, उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में सर सैयद मस्जिद के बगल में दफनाया गया था। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। एक प्रणालीगत आंदोलन जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक पहलुओं से सुधार करना है। वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं। भारत में मुसलमानों की सामाजिक और शैक्षिक उन्नति के लिए अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने 1817 से 1898 में शुरू किया गया था। उन्होंने 1863 में विज्ञान और आधुनिक कलाओं में प्रमुख कार्यों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। तो सर सैयद अहमद खान ने 1863 में विज्ञान और आधुनिक कलाओं में प्रमुख कार्यों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो पूछा जाए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद अली ने की थी। तो सर सैयद अहमद खान ने की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, सर ह्यू रोज द्वारा किस शासक को विद्रोह का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बहादुर सैन्य नेता के रूप में वर्णित किया गया था? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई। सर ह्यू रोज द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोह का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बहादुर सैन्य नेता के रूप में वर्णित किया गया था। सर ह्यू रोज ने लक्ष्मीबाई को विद्रोह का सबसे अच्छा और बहादुर सैन्य नेता बताया। सर ह्यू को पहले बम्बई का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया, फिर भारत का फील्ड मार्शल और बैरन स्ट्रैथनायर्न बनाया गया। को ये पॉइंट याद रखना है। जब भारत में विद्रोह छिड़ गया तो सर ह्यू रोज तुरंत उस देश के लिए रवाना हो गए। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी एक भारतीय रानी थी। महाराजा गंगाधर राव की पत्नी के रूप में 1843 में से 1853 तक झांसी की मराठा रियासत की महारानी थी। वह 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रमुख हस्तियों में से एक थी और भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ब्रिटिश राज के प्रतिरोध का प्रतीक बन गईं। तो आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई होगा। अगला प्रश्न, जब कोई तरंग, क्या दिया गया है? जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे स्तर पर जाती है, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे स्तर पर जाती है तो किसमें परिवर्तन नहीं होता? तो पूछा गया है कि जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे स्तर पर जाती है तो किसमें परिवर्तन नहीं होता है। आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी तरंग दैर्घ्य। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए, क्या होगा?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। क्या सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति इसका सही उत्तर होगा। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे स्तर पर जाती है तो आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। तरंग दैर्घ्य को तरंग की गति के शिखर या गर्त के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो तरंग दैर्घ्य को तरंग की गति के शिखर या गर्त के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवृत्ति को प्रति इकाई समय दोलनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मानक स्रोत के संदर्भ में एक अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मानक स्रोत के संदर्भ में एक अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोमीटर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, फोटोमीटर इसका सही उत्तर होगा। यह एक ऐसा उपकरण है, जो फोटोमीटर है, यह एक ऐसा उपकरण है जो पराबैंगनी से अवरक्त विकिरण तक की सीमा से विद्युत चुंबकीय विकिरण की शक्ति को माप सकता है और उसमें दृश्यमान स्पेक्ट्रम भी शामिल होता है। तो आपको याद रखना है कि यह एक ऐसा उपकरण है जो पराबैंगनी से अवरक्त विकिरण तक की सीमा में विद्युत चुंबकीय विकिरण की शक्ति को मापता है और इसमें दृश्यमान स्पेक्ट्रम भी शामिल होता है। फोटोमीटर प्रदीप्त घनत्व, किरणता, प्रकाश अवशोषण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रतिदीप्त, स्फुरदीप्ति और प्रदीप्त को मापता है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, फोटोमीटर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति केरल में हुई थी? तो निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो है केरल में हुई थी? आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी यहाँ गया है भारतनाट्यम, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो केरल में हुई थी। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति केरल में हुई थी। मोहिनीअट्टम दक्षिण भारत में केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। तो यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। मोहिनीअट्टम मनमोहक सुंदर नृत्य और महिलाओं द्वारा एकल गायन है। तो आपको याद रखना है सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर सी, मोहिनीअट्टम होगा।